जय हिंद एवरीवन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मेलिटी। पिछले लेक्चर्स में हमने मोलैरिटी कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी नाम से बड़ा नॉर्मल लगता है बट नॉर्मल है नहीं, क्योंकि तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में यही थोड़ी सी डिफिकल्ट और समझने वाली पड़ती है। कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, वैसे है इजी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जब ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू आ जाते हैं किसके? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको कहा जाता है नॉर्मेलिटी। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? अब डेफिनेशन समझने के पहले ये समझेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ये ग्राम इक्विवेलेंट आपको बड़ा नया सा टर्म लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं आयोनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक। मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे उनको जनरली ऑर्गेनिक मान लेते हैं, या ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, एक जो कि डिसोसिएबल है पानी में डालने के बाद और एक नॉन डिसोसिएबल। नॉन डिसोसिएबल का एग्जांपल क्या है? यूरिया, ग्लूकोज। अब ऐसे कंपाउंड को जब हम पानी में डाल रहे हैं तो कैलकुलेट कर रहे हैं एक मोल, पानी में जाने के बाद भी वो एक मोल ही है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहे। पर दूसरे टाइप के कंपाउंड जैसे आयनिक कंपाउंड है, अब NaCl को हमने एक मोल कैलकुलेट करके जब पानी में डाला तो वो क्या हुआ? Na+ मतलब सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो गया, जिसके कारण अपना जो इक्वेशन था वो गड़बड़ा गया, अपना जो कैलकुलेशन था वो गड़बड़ा गया, और हमने एक मोल कैलकुलेट करके डाला था बट वो बन गया 2 मोल। इसी को टैकल करते हुए साइंटिस्ट ने ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इसको इजाद की, इसको डिस्कवरी की, इसका इन्वेंशन की, जो भी बोलना चाहें आप। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसमें वैलेंसी आ जाती है। वैलेंसी आ जाती है मतलब ये डिपेंडेबल है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वैलेंसी पे। कैसे वैलेंसी पे डिपेंडेंट है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये, इसके बाद ये जो ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसका सॉल्यूट की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर सॉल्यूट की बात हो रही है तो भैया पूरी सॉल्यूट की बात होगी। ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ये जो ये लिखा है ना ऊपर पे, ये न्यूमरेटर है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है मास नंबर या मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी का क्या मतलब है भाई? जो फिक्स रहती है सबकी, जैसे सोडियम की कितनी है? 23 होता है मॉलिक्यूलर मास सोडियम का। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1। पर कभी भी सोडियम को एक अकेला एक यूनिवैलेंट एटम के जैसे या यूनी एटम नहीं लेते उसको, ठीक है? क्योंकि सोडियम हमेशा किसके साथ अटैच हो गया था? क्लोरीन के साथ। अब NaCl का मास कितना आएगा? 23 प्लस 35.5, ये NaCl का मास निकल जाएगा। वैलेंसी कितनी है? 1 और 1 मिला के 2, तो NaCl का ये कैलकुलेटेड आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आएगा। इक्विवेलेंट मास की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? अगर मैं 80 ग्राम डाल रहा हूं क्या NaCl, तो यहाँ 80 ग्राम पुट करेंगे तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है नॉर्मेलिटी का। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखें, और अगर मैं एक एक वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आपके सामने मैं इसको पुट करके दिखाता हूं। अगर मैं नॉर्मेलिटी में इसको मैं कैपिटल N से लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि स्मॉल n से हम नंबर ऑफ मोल डिनोट करते हैं। सेम स्मॉल m से हम क्या डिनोट करते हैं? मोलैलिटी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, स्मॉल m से क्या डिनोट होता है? मोलैलिटी। डिनोटेशन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में अगर आप डी को कैपिटल बना देते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल काटे जा सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि हमने तो अच्छा करके लाए थे, और फिर 500 रुपए भर के अपनी कॉपियां खुलवाएंगे। उससे अच्छा ही अभी से आप प्रैक्टिस में आदत डाल लीजिए। बहुत छोटी छोटी गलतियां करते बच्चे केमिस्ट्री लिखते हुए, जैसे कि सोडियम में Na लिख दिए या Na लिख दिए, ये दोनों गलत है भाई, ठीक है ना? इसलिए ये सब गलतियां करने से बच्चों अभी से आदत डाले क्या?
Na ऐसा लिखा जाता है, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इतने रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट में था मैं। अब पहले फॉर्मूले में ये पुट करें तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को मैं WB लिख सकता हूं, तो पूरा ना लिख के इसको मैं क्या लिख दूंगा, WB, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का, तो मैं इसको क्या लिख के, मॉलिक्यूलर मास ना लिख के MB लिख सकता हूं, अपॉन वैलेंसी लिख सकता हूं, ठीक है। इनटू में क्या लिख सकता हूं, अपॉन 1 अपॉन सॉल्यूशन का लीटर, 1 अपॉन V काय में, लीटर में, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी देखो, ये V ऊपर, ये जो वैलेंसी था, ये वैलेंसी वाला ऊपर चला गया, तो वैलेंसी इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। VML क्यों, लीटर, आई हैव कन्वर्टेड लीटर इंटू मिलीलीटर, तो क्या हुआ, अब ये 1000 के फॉर्म में आ गया। अब 1000 के फॉर्म में आया तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको एक चीज दिखेगी कि नॉर्मेलिटी को जब वैलेंसी से इंटू कर दें तो आपको ये दिखेगा कि WB अपॉन MB क्या है, इंटू 1000 अपॉन VML क्या है, मोलैरिटी है, दिखा, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो ये ऐसा रिलेशन इसका डेराइव होकर आता है। अगर आपको यहाँ से एक एक चीज क्लियर है, क्या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास हर एक एटम का फिक्स होता है और कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है। बट अगर क्वेश्चन में दिया ना रहे तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स, जैसे सोडियम का 23 आप याद कर लें, क्लोरीन का 35 आप याद कर लें, मैं मॉलिक्यूल की नहीं एटम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे कार्बन का 12 होता है याद कर ले, सल्फर का 32 होता है याद कर ले, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, याद कर ले, ठीक है ना। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बैठ के घोटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप हाथ चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल की क्लासेस भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देखिए, और अगर आ गया हो तो बहुत वेल एंड गुड। मिलते हैं अगले लेक्चर में।